सड़क पर टायरों के रगड़ने की कान फाड़ देने वाली आवाज़ें गूंज रही थीं। उनमें एक चमचमाती स्याह स्पोर्ट्स कार हवा से बातें करती सबसे आगे थी और वो गाड़ी मेहरान खानज़ादा की थी। ये रेस एक सर्विस रोड पर रखी गई थी। किसी की जान को भी नुकसान हो सकता था, पर यह रेस उन अमीरजादों ने रखी थी जिनके आगे कानून सर झुकाता था। उनमें से एक अमीरजादा मेहरान खानज़ादा था, सफ़ा, खुदपसंद, मगरूर और जालिम, जिसने काले रंग की डिज़ाइनर शर्ट के बाजू केनियों तक मोड़े रखे थे। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए नज़रें सड़क पर जमाई थी। सामने आने वाली हर गाड़ी के साइड से महारत से गुजरता। वो रेस जीतने के बिल्कुल करीब था। हमेशा की तरह कामयाबी को अपना मुकद्दर देखते उसके होंठ बेसाख्ता मुस्कुराए, पर अचानक एक छोटी सी गाड़ी मोड़ काट कर सामने आई। मेहरान की नज़रें अचानक इफ्तदात पर गड़बड़ाईं। स्टीयरिंग व्हील घुमाते गाड़ी तेजी चड़चड़ाहट के साथ सड़क के दरमियान घूमने लगी। उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पांव रखा ताकि खुद को और मुकाबल गाड़ी को बचा सके। टायरों ने सड़क पर काले निशान छोड़े थे, लेकिन उन सब के बावजूद उसकी गाड़ी का कोना इस छोटी सी गाड़ी से टकराया था। स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट हल्की सी टूटी थी, लेकिन उस छोटी सी गाड़ी की हेडलाइट कड़ाके की आवाज़ के साथ करची करची होकर सड़क पर बिखरती थी और इसके दरवाजे पर गहरा डेंट पड़ा था। 2 लम्हे के लिए अंदर बैठे मुसाफिरों को मौत आंखों के सामने नाचती नजर आई थी। सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियां पर रुक तो गई थीं। सड़क पर अचानक मौत सा सन्नाटा छा गया। फातिमा, तुम ठीक हो? होश संभालते गाड़ी के अंदर बैठे नौजवान ने अपनी छोटी बहन से पूछा था, जो उसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठी थी। जोरदार झटके के बायस सरदेश बोर्ड पर लगता हल्का सा जख्मी हुआ था और नकाब चेहरे से उतर गया था। महम महम, मैं ठीक हूँ। भाई, आप ठीक हैं? वो घबरा कर कांपते हाथों से अपने बड़े भाई को छूकर तसल्ली करने लगी, जबकि फातिमा को सलामत देखकर उसका भाई गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से बाहर निकला। तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना फातिमा, इसके भाई ने सख्ती से ताकीद की। फातिमा घबराहट से पहलू बदलने लगी। रेस की बाकी गाड़ियां साएं साएं करती मेहरान के करीब से गुजर चुकी। वो रेस हार चुका था। मेहरान ने स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ इंतहाई सख्त करते सर जोर से सीट की पुश्त पर दबाया। जिंदगी में पहली बार वो हारा था। गुस्से से बाजू की रगड़ें उभरने लगी थीं जब अचानक किसी ने जोर से गाड़ी के दरवाजे पर टांग मारी। मेहरान ने जब्त से आंखें खोलते स्याह शीशों के बाहर नजर आते इस आम से लड़के को देखा, जो माथे पर बल डाले लगातार गाड़ी पर लात मारता चला जा रहा था। बाहर निकल, अपने बाप की सड़क समझी है क्या? अगर अभी कोई जानलेवा हादसा हो जाता, गाड़ी से बाहर निकलो। वह शख्स चला रहा था। मेहरान ने सख्ती से अपना माथा रगड़ा। उसके अंदर बहुत बड़ा ऐब था। वो गुस्से का बहुत ज़्यादा तेज था। यही वजह थी कि आज तक उसकी अपने ख़ानदान में भी किसी से नहीं बनी थी। वो किसी का लिहाज नहीं करता था, चाहे बड़ा हो या छोटा। बात बात पर मारने या मरने पर उतर आना उसकी बागी नेचर थी, जिससे सब ही खाइफ रहते थे। निकल रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? अभी तो छितर पड़ेंगे तो अक्ल ठिकाने लग जाएगी, गुस्से से कहते इस नौजवान ने फ़ोन निकालते कान से लगाया था। जब मेहरान का ज़ब्त जवाब देने लगा, पहले हार और फिर उस आदमी का अकड़ना और धमकी देना। पैसेंजर सीट की जानिब झुकते उसने अपनी पिस्टल उठाई, बाजू को ज़ोरदार झटका दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने बिना किसी आश्रय के नौजवान को ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। वो आदमी लड़खड़ाकर पीछे हुआ। उसकी 6 फुट लंबी कद आवर शख्सियत, गुस्से से तपी हुई रंगत और रौबदार चाल देखकर वो मुकाबल खौफ से वहीं मुंजमद हो गया।
मेहरान की ठंडी सफाक आंखें उस पर गड़ी थीं। बहुत ऊंची आवाज़ है तुम्हारी। मेहरान का लहजा दहाड़ने जैसा था। भला जिसको बुलाना है मिला कॉल पुलिस को अभी, देखता हूँ बचाने आती है या नहीं। वो जिस कदर सफाकियत से बोला, इस बात का मुकाबले को अंदाज़ा हुआ कि मुकाबल शख्स मुल्क का अमीर आदमी है, कानून जिनकी जागीर होती है। अपने भाई के मना करने के बावजूद फातिमा सारा माजरा देखती घबरा कर गाड़ी से बाहर आई थी। इसी लम्हे उसके भाई की नज़र उस पर पड़ी जिसने उसे सख्ती से पीछे रहने का इशारा किया था। तथ तुम इस तरह गुंडागर्दी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? गलती भी खुद की है और जोर भी खुद दिखा रहे हो। तुम्हारी गाड़ी ने हाइट किया है, हमें हिम्मत जमा करते। इसने मेहरान खानज़ादा का गिरबान पकड़ा था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। सड़क पर मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे, पर किसी के अंदर आगे आने की हिम्मत नहीं थी। मेहरान ने तिरछी नज़रों से अपने गिरबान पर उस नौजवान का हाथ देखा। जबड़े मजीद भींच के अगले लम्हे एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते उसे पीछे धकेला और हाथ में मौजूद पिस्टल को लोड करते उस नौजवान के सर पर रख दिया। लम्हा लगा था। मुकाबल नौजवान मुक्के से नहीं संभला था कि माथे पर बंदूक की नोक देकर सांस खुश्क हो गई, जुबान तालू से चिपक गई थी। अपनी गाड़ी के पास सहमी खड़ी फातिमा के हाथ पांव बुरी तरह फूलने लगे थे। नफ़ी में सर हिलाती वो बामुश्किल भागती उनकी जानिब आई। सुना नहीं मैंने क्या बोल रहे थे? अपने अल्फाज दोहराओ। शाबाश। जल्दी से मेहरान ने ठंडे ठार लहजे में पूछा, पर मुकाबल बिल्कुल चुप दिन सदे खड़ा रहा। मैंने कहा अपने अल्फाज दोहराओ। मेहरान दहाड़ा। जब फातिमा हांफती हुई अपने भाई के पास आई, उसका भाई उसे पीछे हटाने लगा, पर वो मेहरान खानज़ादा के सामने खड़ी हो गई। वो बामुश्किल मेहरान के सीने तक आ रही थी। भाई मेरी बात सुने, इनसे गलती हो गई, प्लीज़ ये पिस्टल हटा लें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। अगर गोली चल जाती तो उसका भाई मर जाता। उसका चेहरा खौफ से इंतहाई हद तक सफ़ेद पड़ चुका था, जबकि मेहरान ने इसकी बात सुनना तो दूर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया था। इसका भाई उसे पीछे धकेलने लगा। तुम अंदर जाओ, अंदर बैठो, मैं कह रहा हूँ। भाई प्लीज़ छोड़ दे इन्हें। भाई, वो रोते हुए हाथ जोड़ने लगी। अपने अल्फाज दोहराओ। 3 सेकंड है वरना मैं शूट कर दूंगा। खुदा के लिए ये हटा लें। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप जान ले लें। हम अपनी गलती मान रहे हैं ना। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। ये मेरे भाई भी माफ़ी मांग लेंगे, पर प्लीज़ ये गन हटा लें। वो गड़गड़ाने लगी, पर जब मेहरान पर असर न हुआ तो गोली चल जाने के खौफ से उसने अपने मेहरान के मजबूत सीना पर रखते उसे ज़ोर से पीछे धक्का दिया। वो बहुत कम उम्र, नाजुक और बला की पुरकशिश थी। उसकी बड़ी बड़ी हिजल आंखों में खौफ वाज़िया था। उसके धक्का देने पर मेहरान की आंखों में खून उतर आया। वो दहाड़ते हुए फातिमा के सर पर बंदूक रख चुका था। फातिमा का वजूद मौत के खौफ से लरजने लगा। आपको जो भी नुकसान हुआ है हम दे देंगे, गन पीछे हटाएं, फातिमा का भाई घबराए लहजे में बोला, जबकि मेहरान की नज़रें अब फातिमा पर जमी थीं, जो दिन सादे खड़ी थी। फातिमा का वजूद अचानक ढीला पड़ा था। आंखें बंद हुईं। वो लहराकर ज़मीन बोस होने लगी। जब उसके भाई ने उसे थामा। फातिमा, फातिमा आंखें खोलो, तुम ठीक हो? उसका भाई बुरी तरह घबराया था। मेहरान ने गहरी नज़र बेहोश हुई लड़की पर डाली। किस कदर डरपोक लड़की थी, फिर भी बीच में कूद गई थी। इसे बेसाख्ता आयशा याद आई थी। वो भी तो ऐसी ही थी। इन सफाक भाइयों की इकलौती छोटी बहन, ज़रूरत से ज़्यादा डरपोक और
छुई मुई, पर जब बात भाइयों पर आती थी वो भी ऐसे ही बहादुरी का मुजाहरा करती थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेहरान खान अफरीदी का टेंट पूरा कर सको। जितनी तुम्हारी खटारा गाड़ी की मालियत नहीं है, उससे ज़्यादा महंगी मेरी गाड़ी का हेडलाइट थी। जान बख्श रहा हूँ, दोबारा दिखे तो छोड़ूंगा नहीं। घुटने के बल ज़मीन पर बैठते वो फातिमा के भाई को कहता उठा था, अपनी गाड़ी में बैठे शीशा नीचे किया, एक नज़र बेहोश फातिमा पर डाली और न जाने क्या सोची कि अपनी जेब से वॉलेट निकालते कुछ रकम निकाल कर फातिमा के भाई की जानिब उछाली। मरम्मत करवा लेना अपनी गाड़ी की भी और अपनी बहन की भी, सफाकी से कहते उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। अब तक जो लोग बेहिस वो हरकत खड़े थे, वो मेहरान के जाते ही हमदर्दी के लिए आगे बढ़े थे। पर फातिमा का भाई सब नज़रअंदाज करता, फातिमा को गोद में उठाता अपनी गाड़ी तक आया था। आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगी थी, पर वो मजबूर था, जैसे मुल्क की बाकी आवाम हमेशा से अमीरों के सामने मजबूर रही थी। हाय अल्लाह अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, समीरा आंटी हमें भी अपनी बेटी की शादी में बुला सकती हैं। वो कहाँ रईस खानदान और हम। नेहा आलीशान कार्ड को देखती हसरत भरे लहजे में बोली। तो इसकी अम्मा मुस्कुराने हरे क्यों नहीं बुलाए कि इसकी शादी अमीर खानदान में हो गई तो क्या हुआ, पर बचपन में जब वो गरीब थी मैं अपना टिफ़िन उसको खिलाती थी। बहुत एहसान किए हैं मैंने उस पर। नज़ाहत बेगम फ़करिया मुस्कुराई तो नेहा उसके घुटने से आ लगी। तो अम्मा क्या उनका कोई बेटा नहीं है? तेरे आसानों के बदले मुझे बहू बना ले वो। इसकी बात पर नज़ाहत बेगम के माथे पर बल पड़ा। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब मत देख, इसका बेटा छोटा है तुझसे उम्र में, और अगर बड़ा भी होता तो ये बड़े लोग अपने जैसे लोगों में ही रिश्ते करते हैं। हाँ ये मुमकिन है, मैं इससे कहूँगी किसी अच्छे ख़ानदान का रिश्ता देखे तेरे लिए। नज़ाहत बेगम ने इत्मीनान से कहा। अम्मा मुझे इस शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिला दें, क्या पता वहाँ मुझे कोई पसंद कर ले। नसीब जब खुल जाए, वो बड़ी हसरत से बोली। तो नज़ाहत बेगम रजामंद हो गईं। किचन में रोटियां बनाती मलिया तल्खी से मुस्कुराई। दूसरों की बेटियों को उजाड़ने वाले अपनी बेटियों के लिए कितने खूबसूरत ख्वाब बनते हैं। उसी शाम नेहा नज़ाहत बेगम के साथ शादी के लिए कपड़े खरीदने महंगे बाजार गई थी। उसने अपने लिहाज से अच्छा लिबास खरीदा था। 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था और उसके बाद बारात। अगले दिन जब सब मेहंदी के लिए तैयार होने लगे, वहाँ हम शादी में नहीं जाएंगे। मोमिन ने गुमसुम बेटी मलिया का आंचल खींचा तो वो होश में लौटते नफ़ी में सर हिलाने लगी। यूं उसने अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में पूछा, बहुत दूर है ना शादी, इसलिए हम नहीं जा सकते। मलिया ने मुस्कुराकर टालना चाहा। तो क्या हुआ, फुप्पो कह रही थी वहाँ आइसक्रीम होगी और बूटी भी अपने बोटी भी। अपने बेटे की बात पर मलिया को अपना कलेजा कटता हुआ महसूस हुआ। उसे नहीं याद पड़ता था कि आखिरी बार उनके घर में मुर्ग जब पका था। अगर किसी मुर्ग खाने का दिल करता तो वो बाहर जाकर खा लेता या बाहर से मंगवा कर अपने कमरे में। वो तो गैर ही थी, पर मोमिन उसके ससुराल का ही खून था। पर मोमिन की हसरतों पर उसकी सास उसे बच्चे की तरबियत के ताने देती थी कि नदीदा है, नीयत ख़राब है। मामा मोमिन भी शादी में जाएगा, वो बज़िद हुआ था। मोमिन सिद्ध में नहीं करते ना, मामा नाराज़ हो जाएगी। मलिया ने पिचकारा। मोमिन अब आपसे नाराज़ हो गया है मामा, मोमिन भी जाएगा। ये कहता मोमिन रोता हुआ अपनी फुप्पो के कमरे में भागा था। मलिया के बाद उस घर में वाहिद नेहा थी जो कभी कभी उस मासूम पर रहम खाकर मोहब्बत कर लेती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बहुत खुश थी इस उम्मीद पर कि कोई अमीर ज़्यादा उसे भी आज टकरा जाएगा। इसलिए मोमिन के साथ चलने की ज़िद पर गुस्सा करने की बजाय
उसने अपनी माँ को इस बात पर राज़ी कर लिया था कि वो मोमिन और मलिया को भी साथ ले ली जाए। अम्मा, तुम 5,000 का लिफाफा दे रही हो, खाना पीना तो वसूल करेंगे ना? अच्छा है, मोमिन भी अच्छी चीज़ें खा लेगा। 5,000 वसूल करने की बात पर नज़ाहत बेगम रजामंद हो गई थी। पहले देखो इस नवाबज़दा के पास कोई दुनका सूट के पहनने को या नहीं। नज़ाहत बेगम ने नकूद से कहा। नेहा के कहने पर इसने शादी से पहले का एक गहरे जामनी रंग का सादा सा काटन का फ़राक निकाला था। इसकी जिसामत में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। ये मेकअप पकड़ो, अच्छे से करना ताकि चेहरे पर चोट के निशान नज़र न आए। नेहा ने बेस थमाते उसकी गर्दन की जानिब इशारा किया था, जहां हल्का सा नील का निशान था। वो बहुत सादा सा तैयार हुई थी। बालों को सादा सी चोटी में समेटकर एक कंधे पर डाल लिया था। आंखों में काजल और हल्की लिपस्टिक, सिर्फ इतना मेकअप काफ़ी था उसके हुस्न को निखारने के लिए। पर आंखों में अजली अजियत और उदासी थी जो उसकी शख्सियत पर डेरा कर चुकी थी। नेहा के कहने पर उसके घर वालों ने हाल जाने के लिए गाड़ी बुक करवाई थी। नज़ाहत बेगम भी साड़ी में निक्सक से तैयार हुई थी। अलबत्ता सामान हमेशा की तरह दोस्तों के साथ गायब था। वो लोग हाल पहुंचे तो नेहा की आंखें बाहर को उबलने लगीं। अम्मा अम्मा, ये शादी हाल है या महल? आंखें तो नज़ाहत बेगम की भी खुल रह गई थी। हाय नेहा, मुझे तो अब डर सा लग रहा है, न जाने कितने अमीर अमीर लोगों को अंदर और हम। नज़ाहत बेगम घबराहट से बोली। चुप करो अम्मा, ऐसे बर्ताव करो जैसे ये हाल हमारे लिए मामूली सा है। हम ऐसी शादियों में आते रहते हैं। नेहा के कहने पर वो लोग गाड़ी से बाहर निकले। तमीज़ में रहना, यहाँ अपनी गुर्बत मत दिखाना और अपने बेटे को भी समझा देना कि ज़्यादा नदीदापन ना करे। लोग क्या समझेंगे कि खाना नहीं मिलता तुम लोगों को। नज़ाहत बेगम ने हाल के अंदर घुसते सख्ती से तलकीन की तो वो असबात में सर हिलाकर रह गई। हाल के अंदर दाखिल होते ही यूं लगा कि वो दुनिया के हसीन तरीन मकाम पर आ गए हों। आंखें चौकबंद से चंदियाने लगीं। नेहा का दिल खुशी से बाहर आने को हुआ। हाल ताहद नज़र बड़ा था और बेइंतहा हसीन। लड़कियां महंगे महंगे मेहंदी के लहंगों में घूम रही थी, महंगी ज्वेलरी और महंगे मोबाइल। नेहा को इतनी तैयारी के बाद भी अपना आप बड़ा कमतर लगने लगा। वो रही मेरी सहेली सिमिरा, आओ मिलकर आएं। नज़ाहत खुशी से कहती एक तरफ खड़ी इंतहाई नफीस खातून की तरफ बढ़ी, जिसका वजूद डायमंड की ज्वेलरी और महंगे लिबास से महफिल में नुमाया था। नज़ाहत समीरा उसे देखते ही पहचानती खुशी से मिली थी। बहुत खुशी हुई तुम आई। समीरा की इस तरह इज्जत अफसाई पर नज़ाहत बेगम की गर्दन कुछ बुलंद हुई थी। तुमने बुलाया तो क्यों ना आती, ये मेरी बेटी है नेहा। नज़ाहत बेगम ने पास खड़ी औरतों की नज़र नेहा पर देखते फ़ौरन तारुफ करवाया। जब उनमें से एक औरत ने नेहा के बराबर नज़रें झुकाए खड़ी मलिया की जान इशारा किया। ये लड़की कौन है? इस सवाल पर नज़ाहत बेगम ने बामुश्किल अपने जाविये संभाले। ये मेरी बहू है और ये मेरा पोता मोमिन। नज़ाहत बेगम ने तारुफ करवाया। नज़ाहत तुम बैठो, इंजॉय करो, मैं बाकी गेस्ट को अटेंड कर लूँ। समीरा मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। नेहा ने मौका देखकर आगे की वो आईपी सिटिंग पर डेरा जमा लिया। मोमिन और मलिया भी एक कोने में बैठ गए। मलिया जिस पर मोमिन को समझा कर आई थी, वो बिल्कुल फर्माबरदारी से खामोश मलिया के साथ अलग लग कर बैठा था। वहाँ रिफ्रेशमेंट्स का सामान हाथों में सजाए वेटर घूम रहे थे। नेहा लगे हाथों कुछ ना कुछ खाने को ले आती। कुछ देर बाद धूम धड़के की आवाज़ के साथ लड़के वालों की एंट्री हुई। हाल में हंगामा बर्पा हो गया। दूल्हे की एंट्री के साथ हजार हजार और 5-5 हजार के नोट हवा में बिखरते ज़मीन पर गिरने लगे थे। नज़ाहत और नेहा की आंखें बाहर आने को हुई थीं। बस नहीं चल रहा था कि उठकर वो पैसे अपने पर्स में भर लें।
खुद को बड़ी मुश्किल से रोका था, लेकिन अपने इर्द गिर्द गिरने वाले पैसों को बड़ी खामोशी से नज़र बचाकर नज़ाहत ने अपने पर्स में रख लिया था। वो 5,000 का लिफाफा देने के लिए आई थी, पर कई 5,000 के नोट अपने पर्स में डाल चुकी थी। कुछ देर बाद वो हंगामा ख़त्म हुआ। दूल्हा दुल्हन एक साथ मेहंदी के लिबास में बैठे थे। उनने सामने बड़ा सा डांस स्टेज था जिस पर रंग बिखेरने लगे। दूल्हे के दोस्त तो कभी दुल्हन की तरफ वाले मुकाबले पर उतरते डांस करने लगते। महलिया हर चीज़ को फरामोश किए अपने बराबर में बैठे अपने बेटे को देखने लगी, जो बड़ी रग़बत से आइसक्रीम खा रहा था। उसे अपना यहाँ आना वसूल होता महसूस हुआ, पर कुछ ही देर बाद अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। निगाह उठकर नज़हत बेगम और नेहा की तरफ देखा तो वो डांस देखने में मगन थी। उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, पर कोई नज़र न आया तो अपना वहम समझते सर झटक दिया। भला इस आलीशान महफिल में इसके हकीर मिले को कौन ही देख सकता है, महलिया को कौन ही देख सकता है। कहाँ गुम हो? मुझे मालूम था तुम ऐसी महफिलों के आदी नहीं, बोर हो जाओगे। आशर ने कबीर के कंधे पर हाथ रखता इसके बराबर बैठा, पर कबीर ने कोई रद्दमल ना दिया। वो जैसे टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर नीम दरवाज़ा था वैसे ही रहा, और निगाहें भी वहीं कमी रहीं जहाँ काफ़ी देर से जमी थी।